सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज है दोस्तों आपकी 4 जनवरी। और आज हम 4 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 3 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अभी किस शहर में 12वां जो दिव्य कला मेला है 2030, इसका आयोजन शुरू हुआ है। तो ये हुआ साथियों गुजरात के सूरत के अंदर। और इसका जो उद्घाटन है ये 29 दिसंबर को किया गया था, जबकि ये कब तक आयोजित किया गया है तो 7 जनवरी तक। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली जो महिला है ये कौन बनी है। तो बेटन काटा मायर, जो कि एक फ्रांसीसी महिला है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो संपत्ति आंकी गई है ये 100.1 अरब डॉलर आंकी गई है। निम्नलिखित में से कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की पिंकी। वर्ष 2030 में भारत में बाघों की जो मृत्यु है इसके मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था। तो ये रहा था साथियों आपका महाराष्ट्र राज्य। और यहाँ पर जो बाघों की मृत्यु है ये 52 बाघों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद दूसरे स्थान पर था आपका मध्य प्रदेश, जबकि तीसरे स्थान पर उत्तराखंड था। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है ये कहाँ पर खोजा गया है। तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे। और कितना भंडार मिला है तो लगभग 18 मिलियन टन का। निम्नलिखित में से कौन अभी हुंडई इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये बनी साथ दीपिका पादुकोण। और ये जो हुंडई इंडिया है ये कार निर्माता कंपनी है, जो कि कोरियाई कंपनी है। 2028 में होने वाला जो विश्व स्तरीय गुलाब सम्मेलन है इसके लिए किस शहर को चुना गया है। तो ये सुना चाहते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को। और ये पहला ऐसा मौका होगा जब ये विश्व स्तरीय गुलाब सम्मेलन है यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ये जो सम्मेलन है हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जबकि 2025 वाला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है तो चीन के अंदर। अभी किसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। तो ये 2 व्यक्तियों को लखवीर सिंह लांडा और गोल्डी बराड को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अभी सीएमडी के रूप में किसने पदभार संभाला था। तो रविंद्र कुमार त्यागी ने। और ये दोस्तों ये वही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि सन 2021 के अंदर भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। 1 जनवरी 2024 को अभी डिफेंस रिसर्च जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसने अपना किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया। तो 66वें नंबर का। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया था। तो ये बनाया गया आपका सुधांशु पंत को। और ये जो सुधांशु पंत है ये 1991 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में चीन का जो नया रक्षा मंत्री है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो डोंग जून को। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। अभी आर्ट एंड कैपिटल ने एक इंडेक्स जारी की है और इस इंडेक्स के अनुसार किस देश का जो पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। तो दी के साथ ये जो आर्ट एंड कैपिटल है ये एक वैश्विक नागरिकता वित्तीय सलाहकार फर्म है, जो कि हर 3 महीने में पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है। और इस इंडेक्स के अनुसार जो यूएई का पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें भारत की रैंक क्या रही है, या फिर दूसरे और तीसरे स्थान पर किस देश का पासपोर्ट रहा है। तो अभी जो आर्ट एंड कैपिटल है इसने 2024 की सूची जारी की है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक वैश्विक नागरिकता वित्तीय सलाहकार फर्म है, जो कि हर 3 महीने में दुनिया भर के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है, जिसमें इसने यूएई के जो पासपोर्ट है इसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया। और टॉप 2 में और टॉप 3 में बात करें तो इसमें यूरोप के 10 देश हैं, जिसमें दूसरे स्थान पर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड है, जबकि तीसरे स्थान पर स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, तो आपको टॉप 1 ही याद रखना है और इसमें भारत की रैंक याद रखनी है, क्योंकि यही पूछेगा ज़्यादातर। भारत के पासपोर्ट की बात करें तो भारत का जो मोबिलिटी स्कोर है ये 77 रहा है
और बात की इसमें रैंक की आ रही है तो 66वें नंबर की, यानी कि भारत के पासपोर्ट से आप लोग 77 देशों के अंदर यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 24 तो जो है ये वीजा फ्री एंट्री वाले देश शामिल हैं। बात करें यूएई के बारे में तो राजधानी यहाँ की अबू धाबी, मुद्रा चलती दिरहम, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन। और अभी दोस्तों हम लगातार 2-3 दिन से यूएई के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि यूएई जो है ये पहला ऐसा देश बना था जिसको भारत में रुपए में भुगतान किया था तेल के आयात के लिए। और किस कंपनी ने तेल खरीदा था भारत में तो इंडियन ऑयल कंपनी ने। दूसरा हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि अभी भारत और यूएई के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक राजस्थान के थार मरुस्थल में शुरू हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अब एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आज आपको 6 इंडेक्सेस पढ़ाने वाला हूँ जो कि एग्जाम में घुमा फिराकर इन्हीं इंडेक्स में से ज़्यादा पूछता है। तो पहले तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2030, इसमें भारत का क्या स्थान रहा था तो 161वां, जबकि इसमें शीर्ष पर था नॉर्वे। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 2030, इसमें भारत का स्थान क्या रहा था तो 126, इसमें टॉप पर था फिनलैंड। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और इसी के साथ साथ ये जो विश्व शांति सूचकांक है इसमें भी भारत की रैंक 126 रही है, लेकिन इसमें टॉप में जो है ये आइसलैंड रहा है। जबकि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। मानव विकास जो सूचकांक है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक 2030, इसमें भारत का क्या स्थान रहा था तो 132वां, इसमें टॉप पर आता स्विट्जरलैंड। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत का क्या स्थान रहा था तो 40वां, टॉप पर था इसमें स्विट्जरलैंड। जबकि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आता तो 111वें। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा था जहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी है तो बेलारूस के अंदर। अब आज का दूसरा प्रश्न देखिए, अभी पृथ्वी के अनावरण का अध्ययन करने के लिए किस दिन ने गहरे समुद्र में एक खनन पोत जिसका नाम है मैना जियांग ये भेजा है तो ये भेजा साथियों चीन के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो मैना जियांग है इसका चीनी भाषा में अर्थ क्या होता है तो सपना। और ये चीन के द्वारा अनावरण किया गया एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज है। इसका उद्देश्य क्या है तो पृथ्वी के आवरण और विशाल गहरे समुद्र संसाधनों का पता लगाना। और ये जो जहाज है ये चीन का पहला स्वतंत्र रूप से विकसित और निर्मित डीलिंग जहाज है जिसे दुनिया की सबसे गहरी डीलिंग क्षमता प्राप्त है। बात करें चीन के बारे में तो ये देखिए आप लोग मैप में चीन को, चीन की राजधानी क्या है तो ये आपकी बीजिंग, करेंसी चलती है रेन मिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो शी जिनपिंग। और यहाँ पर साथ ही आप लोग जो बीजिंग है यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय भी यहीं पर है। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली चीन से एक प्रश्न पढ़ा था कि दुनिया की सबसे जो गहरी भूमिगत प्रयोगशाला है ये कहाँ पर बनाई गई है तो चीन के अंदर ही। अगला प्रश्न देखिए, अभी दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो ये साथियों काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो पंजाब है इसने नेविगेशन सिस्टम एक मैपल्स ऐप लॉन्च किया है जिस पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है तो मैपल्स ऐप के उपयोग के माध्यम से ड्राइवरों को पहले से ही सचेत कर दिया जाएगा। और ये जो ऐप है इसे विकसित किसके द्वारा किया है तो मैप माई इंडिया के द्वारा। बात करें पंजाब के बारे में तो ये रहा साथियों आपका मैप में पंजाब। पंजाब की जो सीमा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगती है जो कि पाकिस्तान। और इसमें भारत की बात करें तो भारत में साथियों एक तो राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हरियाणा के साथ लगती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के साथ
राजधानी यहाँ की भी चंडीगढ़ है, पंजाब की और हरियाणा की। मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के बने थे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट देखने को मिलेंगे आपको यहाँ का 13। राज्यसभा सीट है 7, जबकि विधानसभा सीट 117 है। अब आज का अगला प्रश्न देखिए, अभी वेद प्रकाश नंदा ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये साथी बनने वाला क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो वेद प्रकाश नंदा है ये एक भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये रहे साथी आपके सामने वेद प्रकाश नंदा, और इनको सन 2018 के अंदर सामाजिक और शिक्षा के लिए भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, इससे भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा बन गया है? तो ये जो साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना है ये विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की थी। और इस योजना को भी लागू करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ये बन गया आपका जम्मू कश्मीर। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये जो योजना है ये लोहार सुनार जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे पारंपरिक और कारीगरों को उत्थान के लिए बनाई गई है। बात करें इस योजना में होगा क्या, तो इस योजना के तहत क्या है कि 5-7 दिनों की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी और हाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है ये 15 दिनों तक चलेगी। और योजना में क्या है कि व्यक्ति को प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे और इसमें ट्रेनिंग विश्वकर्मा के लिए 15,000 रुपये तक की मुफ्त में आधुनिक टूल किट भी वितरित की जाएगी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस महानिदेशकों का और महानिरीक्षकों का जो 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ साथियों राजस्थान के जयपुर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों ये जो सम्मेलन है ये 5 से लेकर 7 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। और सम्मेलन में क्या है कि जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां हैं, उग्रवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले वाला 2022 में जो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन है जो कि 57वां था, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। बात करें राजस्थान के बारे में तो राजधानी है जयपुर। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभी पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है? तो ये बन चुकी साथियों ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है ये सरकार की पीएलआई योजना के लिए पात्रता हासिल करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है। पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। और इसको मंजूरी किसने दी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने। अच्छा, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव का मतलब क्या है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है और इसका जो उद्देश्य है ये विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और आयात को जो है ये कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो अभी पहली बार अपने संचार सैटेलाइट GSAT-20 को किस देश की अंतरिक्ष कंपनी की मदद से लॉन्च करेगा? तो ये करने वाला है साथी स्पेस एक्स की मदद से। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साथियों ऐसा पहली बार होगा जब इसरो जो है ये अपनी किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर है इसका उपयोग करेगा। दरअसल भारत के जो अपने खुद के रॉकेट हैं इनमें 4 टन वर्ग से जो ऊपर के भू स्थित कक्षा है इसमें बहुत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। और अभी तक भारत जो है ये अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के जो नेतृत्व वाली कंपनी थी एयरियन स्पेस कंसोर्टियम इस पर निर्भर था। GSAT-20 सैटेलाइट को नाम क्या दिया गया है? तो GSAT-N2। और इसकी खासियत क्या है? तो इसके साथ ही जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है
ये इसरो के माध्यम से इस सैटेलाइट का निर्माण कर रही है। इस सैटेलाइट का वजन कितना है, तो 4700 किलोग्राम। और ये जो सैटेलाइट है ये विशेष रूप से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं इनमें संचार सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह अंडमान एवं निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप द्वीपों सहित जो पैन इंडिया कवरेज है इनके क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगा। बात करें इसरो के बारे में तो स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय का है तो कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। आज का अगला प्रश्न देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने यूपी के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, तो ये के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये संगम शहर की अपनी यात्रा पर थे और इसी दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा प्रबंधित है। और इस रेस्टोरेंट में क्या है कि एक समय में ये 40 आगंतुकों को समायोजित कर सकता है। यह एक प्रकार का फ्लोटिंग एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट है। और अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि अभी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पहले संदिग्ध गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। तो ये और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुखदेव मिश्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चाड देश का। अभी चाड की जो सरकार है इसने पूर्व जो विपक्षी नेता थे सुखदेव मिश्रा, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। क्योंकि साथियों अक्टूबर 2022 में विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई के तुरंत बाद जो सुखदेव मिश्रा है ये चाड देश को छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि यहाँ पर दर्जनों लोग मारे गए थे। और अभी 3 नवंबर को इनकी फिर से वापसी हुई है। किस हस्ताक्षरित एक सुलह समझौते के बाद, तो किसान जाम है। बात करें चाड के बारे में तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित 5वां सबसे बड़ा देश है। और इसका जो साथियों नाम है ये चाड नदी के नाम पर ही रखा गया है, चाड। यहाँ की राजधानी क्या है, तो अल डिजमाना। और मुद्रा क्या चलती है, तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। हर साल सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है ये किस दिन मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है हर साल 3 जनवरी को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है ये 3 जनवरी 1831 को हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। भारत का जो नारी मुक्ति आंदोलन है इनकी पहली नेता समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। और महात्मा जो ज्योतिबा फुले हैं इनके साथ मिलकर इन्होंने 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना की थी। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जो वित्त आयोग है इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।